गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना नया टॉपिक आज महासागरीय तापमान यानी ओशनिक टेम्परेचर की बात करेंगे। यानी महासागरों में तापमान किस प्रकार से है और उसका वितरण किस प्रकार से, जिसमें अपने दो पार्ट में डिवाइडेशन करने पड़ेंगे। जिसमें एक तो क्षैतिज वितरण यानी जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, और दूसरा अपने वर्टिकल यानी अकॉर्डिंग टू डेप्थ यानी गहराई के अनुसार भी उसका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो नया टॉपिक देखिए, महासागरीय तापमान। महासागरीय तापमान ओशनिक टेम्परेचर। ओशनिक टेम्परेचर की बात करें, ध्यान देना। सबसे पहले महासागरीय तापमान का मुख्य स्रोत सूर्य, यानी जो मेन सोर्स ऑफ ओशनिक टेम्परेचर कौन है? सन। सूर्य से प्राप्त सौरिक विकिरणों से महासागरीय तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। बाय सोलर रेडिएशन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ओशियन सरफेस। यानी जो मेन सोर्स कौन सा है, अपने कहेंगे सूर्य। कैसे सूर्य? देखो ये क्या है? समुंदर। ये अपना क्या है? ओशियन बॉडी है। ये अपनी ओशियन बॉडी। सनलाइट, सन की जो रेडिएशन आएगी किस फॉर्म में आती है? अपने के पास शॉर्ट वेव में। यानी जो सौरिक विकिरणें होती हैं, सोलर रेज। जो सोलर रेज किस फॉर्म में आती है? अपने कहेंगे शॉर्ट वेव में। शॉर्ट वेव यानी लघु किरणों के रूप में आती है। और जैसे इंसिडेंट ऑन द ओशनिक बॉडी यानी ओशनिक सरफेस पर, जैसे यानी समुद्र की सतह पर जैसे इंसिडेंट होगी, और क्या होगा? इसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। देखो एक तो इंसिडेंट हुई यहाँ पर, तापमान बढ़ा, और कुछ किरणें कहाँ चलेगी? यानी 100 मीटर की जो डेप्थ पर चलेगी, वो क्या करेंगे? तापमान को बढ़ाएंगे। तो अपने कह सकते हैं कि मेन सोर्स ऑफ ओशनिक टेम्परेचर का जो मेन सोर्स कौन सा है? अपने कहेंगे सौरिक विकिरणें यानी सोलर रेडिएशन। अब सर और कोई फैक्टर नहीं हो सकता? और भी फैक्टर हो सकता है कि जो भूगर्भिक ऊर्जा भी महासागरीय तापमान वृद्धि में सहायक है। जियोथर्मल एनर्जी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ओशियन। यानी दूसरा एक फैक्टर और भी है। एक तो सन की रेडिएशन आई, और जो जियोथर्मल एनर्जी होगी यानी जो भूगर्भिक क्या होगी? ऊर्जा होगी, उसके कारण भी महासागरों के तापमान में क्या होती है? वृद्धि। तो दो फैक्टर। इसमें जो मेन फैक्टर आपसे पूछा जाए यानी महासागरीय तापमान का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण आप क्या बताओगे? आप सन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। एक अपने महासागरीय तापमान है, अपने ये पढ़ते पहले फैक्टर दैनिक तापांतर।
डेली टेम्परेचर डिफरेंस। देखो दैनिक तापांतर क्या है, यानी दिन का, यानी जो दिन है अपना, जो डे का मैक्सिमम यानी जो अधिकतम और जो मिनिमम यानी न्यूनतम, इस तापमान का जो अंतर, तापमान का जो अंतर है, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, वही क्या कहलाता है, तापांतर। वही क्या कहलाता है, दैनिक तापांतर। आपसे डेफिनेशन पूछ जाए, यानी दैनिक तापांतर क्या है, यानी दिन की मैक्सिमम और मिनिमम, यानी जो अधिकतम और जो तापमान, जो मैक्सिमम टेम्परेचर और जो कौन सा है, मिनिमम टेम्परेचर, इन दोनों के डिफरेंस को ही, यानी अंतर को ही क्या कहा जाता है, दैनिक तापांतर। क्या कहा जाए, दैनिक तापांतर। अब महासागरों का जो दैनिक तापांतर लिख सकते हैं, महासागरों का जो औसत, जो दैनिक तापांतर होता है, तापांतर वो 1 डिग्री से कम, यानी लेस देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 डिग्री से क्या होता है, कम होता है क्या, दैनिक तापांतर। दिन का जो अधिकतम और न्यूनतम जो तापमान, उसमें ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं होता, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता, तो अपने दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहा जाता है, दैनिक तापांतर। और इसी के साथ अपने क्या पढ़ेंगे, वार्षिक तापांतर। पहले से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो वार्षिक तापांतर में बस इतना ही आ जाएगा, जो वार्षिक तापांतर है, वार्षिक तापांतर इसको कहें एनुअल टेम्परेचर जो डिफरेंस है। एनुअल टेम्परेचर दिल में, इसमें दिन का नहीं आएगा, यहाँ पर अपने कहेंगे वर्ष का। वर्ष का जो ईयर का क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, तापमान का जो डिफरेंस होगा, उसी को क्या बोलेंगे अपने, वार्षिक तापांतर। यानी एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, यानी वर्ष के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का जो अंतर क्या कहलाता है, वार्षिक तापांतर। यानी पूरे साल भर मिलेंगे, पूरे साल भर का मैक्सिमम और मिनिमम। तो औसत वार्षिक तापांतर, औसत वार्षिक तापांतर किसका पढ़ रहे हैं अपने, महासागरों का पढ़ रहे हैं, महासागरों का जो औसत दैनिक तापांतर होते हैं, ये भी होते हैं लेस देन अपने कहेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से न्यून होता है, 1 डिग्री से क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो हमने देख लिया महासागरीय ताप, यानी जो एनुअल और दूसरा कौन सा, डेली, वार्षिक और दैनिक तापांतर का जो अंतर। अब यहां पर देख लेते हैं भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर का। देखो इधर भूमध्य सागर का औसत वार्षिक तापांतर, वार्षिक जो तापांतर है वो लगभग कितने हैं अपने 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर का जो औसत दैनिक तापांतर है, औसत दैनिक तापांतर ये लगभग कितना, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये फ़ारेनहाइट की यूनिट कम होती है थोड़ी डिग्री सेंटीग्रेड से। तो भूमध्य सागर का 20 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसका नाम 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने पढ़ते हैं महासागरों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी तापमान किस प्रकार से प्रभावित करते हैं।
स्क्रीनशॉट लीजिए। महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ओशनिक टेम्परेचर। फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ओशनिक टेम्परेचर यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो अपने जो ओशन के टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है अक्षांश, यानी अक्षांश प्रभावित करता है या नहीं करता। अक्षांश में देखें अपने लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर महासागरीय तापमान में कमी आती यानी भूमध्य रेखा से जैसे जैसे अपने पोलर रीजन की ओर जाएंगे, यानी इक्वेटर लाइन टू, यहाँ पर लिख रहे हैं इक्वेटर टू पोलर ओशनिक टेम्परेचर में क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज। अब यहाँ पर कारण क्या है ये भी लिखेंगे अपने। कारण क्या है, तापमान में कमी क्यों आती है। कारण ये कॉजेस ये है क्योंकि सूर्य ताप की प्राप्ति कम होती, यानी ये मुख्य कारण है। यानी जैसे जैसे अपने पोलर रीजन से कहाँ जाएंगे, ये देखो इधर, ये कौन सा रीजन है, इक्वेटर। और जैसे जैसे यहाँ पर नॉर्थ पोल हैं और ये कौन सा है, साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल जैसे जैसे जाएंगे, ये देखो यहाँ पर क्या है, सन। अब सन की रेडिएशन कहाँ रहेगी ज़्यादा, इक्वेटर लाइन पर, यानी भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा पर तापमान भी अधिक होगा। क्यों, क्योंकि सीधी किरणें जैसे जैसे जलते जाएंगे तो वहाँ जो सूर्य ताप की प्राप्ति क्या होती जाएगी, कम, जो कि ध्रुवों पर क्या हो जाती है, ये सारी किरणें क्या हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर अपने को क्या मिलेगा, लो मिलेगा। यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या मिलेगा, लो, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या मिलेगा अपने को, हाई। तो यही कारण है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर महासागरीय तापमान में कमी आती है। कारण क्या है, कारण ये है कि सूर्य ताप में जो प्राप्ति होती है वो क्या होती है, कम होती है। अब इसमें ये भी लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ज़्यादा प्राप्ति होती है, कहाँ कम प्राप्ति होती है। सबसे पहले देखें 40 डिग्री भूमध्य रेखा से, ऐसे लिखो, भूमध्य रेखा से 40 डिग्री उत्तरी व 40 डिग्री दक्षिण अक्षांशों में। देखो अपने अब बात कर रहे हैं भूमध्य रेखा से 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में जो महासागरीय जल का जो तापमान है वायुमंडलीय तापमान से कम होता है। तो ये वाला मुख्य बात है, ये अपने से बार बार पूछा जाता है
कि 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर और 40 डिग्री साउथ में जो दक्षिणी अक्षांश है, देखो ये देखो 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री अपने नॉर्थ की बात करें और 40 डिग्री अपने क्या करें साउथ की बात है। यहाँ पर जो अपने को मिलेगा, जो महासागरीय जल का जो तापमान, जो वायुमंडल के तापमान, जो एटमॉस्फेरिक क्या है जो टेम्परेचर, उससे क्या मिलता है कम। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, महासागरीय जो जल, इसका जो टेम्परेचर यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर कम मिलेगा। लेकिन जो क्या होगा, वायुमंडलीय जो तापमान यानी जो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो क्या मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। ये बात अपने को बिल्कुल ध्यान रखनी है कि 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री साउथ जो लैट्यूड है, इन अक्षांशों के मध्य महासागरीय जल का तापमान वायुमंडलीय तापमान से क्या मिलता है, कम मिलता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपने एक बात और लिखते हैं, इसी में एक बात और लिखते हैं अपने, 40 डिग्री से ध्रुवों तक, 40 डिग्री से ध्रुवों तक महासागरीय जल का तापमान, महासागरीय जल का जो तापमान है वायुमंडलीय तापमान से अधिक मिलता है। यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंस हो गया। जो ये वाले जो रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, जो 40 डिग्री से पोलर रीजन के, यहाँ पर क्या होगा, वायुमंडलीय जो क्या है एटमॉस्फेयर, यहाँ पर जो टेम्परेचर क्या मिलेगा, यहाँ पर लो मिलेगा। और जो सागरीय सतह, जो कौन सा, सागरीय जो सतह, ओशनिक सरफेस है, वहाँ पर टेम्परेचर क्या मिलेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो ये बात बता देते हैं कि अपने इक्वेटर लाइन से जैसे जैसे पोलर की ओर जाते हैं, क्या होते हैं, तापमान में कमी होती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपने दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं, महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले जो नेक्स्ट फैक्टर हैं, महासागरीय धाराएं। दूसरा फैक्टर महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं प्रभावित करती नहीं, ओशनिक करंट इफेक्ट करती है, नहीं करती। देखो अपने मैंने धाराओं में आपको पहले बताया था, धाराएं जो करंट होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। एक तो होती है गर्म महासागरीय धाराएं, गर्म महासागरीय धाराएं, हॉट ओशनिक करंट। और दूसरी क्या होती है, ठंडी महासागरीय धाराएं, ठंडी महासागरीय धाराएं, कोल्ड ओशनिक करंट। अब महासागरीय जो धाराएं यानी पानी चल रहा है ओशन के अंदर, ये टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। ये वाला जल टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, और ये जब ठंडा जल चलेगा जिन तटों पर, वहां पर टेम्परेचर को क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा। क्या करेगा, डिक्लाइन। तो गर्म महासागरीय धाराएं क्या करेंगी, तापमान को बढ़ाती हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंक्रीज यानी तापमान में क्या होती है, में वृद्धि करता है। और दूसरा जो ये जो आपको दिखाया ठंडी महासागरीय धाराएं, ये क्या करती है, टेम्परेचर को डिक्रीज करती है। टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज यानी तापमान में क्या करता है, कमी करता है।
तो जहाँ जहाँ ठंडी धाराएं होगी वहाँ वहाँ जो महासागरीय जल का तापमान क्या होगा, कम होगा, और जहाँ जहाँ गर्म महासागरीय धारा होगी वहाँ तापमान क्या होगा, अधिक होगा। तो देख लेते हैं इसको ऑन द मैप के ऊपर। ये देखो क्या है, ये है कनाडा। कनाडा के नीचे क्या है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये क्या है, ग्रीनलैंड। और ये जो लाइन दिखाई दे रही है कौन सी लाइन, इक्वेटर लाइन। अब यहाँ से देखो जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन पर यानी जो भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होगा, और तापमान अधिक होगा तो यहाँ से जो गर्म महासागरीय धाराएं जो चलेगी, जिसका नाम क्या है, गल्फ स्ट्रीम। ये कौन सी धारा है, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम विश्व की सबसे जो गर्म जल धारा कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम। अब देखो अमेरिका के यानी यूएसए के पूर्वी तट पर यहाँ पर टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और यहाँ से जो नॉर्थ पोल के पास से यहाँ से जो करंट आएगी कौन सी आएगी, लेब्राडोर। ये क्या करेंगे, ये करंट है कौन सा, लेब्राडोर। ये कैसी है, ये ठंडी धारा है, और ठंडी धारा यहाँ पर टेम्परेचर को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये टेम्परेचर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो महासागरीय धाराएं भी क्या करती है, महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं, यानी ये जो इफेक्ट करती है टेम्परेचर को, किसा, ओशनिक सरफेस की। तो यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं, यूएसए के उत्तरी पूर्वी तट पर, उत्तरी पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी धारा तापमान में कमी तथा पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम तापमान में वृद्धि करती है। यानी नॉर्थन ईस्टर्न कोस्टल ऑफ यूएसए बाय लेब्राडोर करंट decrease the temperature and eastern coastal of USA then increase the temperature of Gulf Stream current। तो ये भी अपने लिख सकते हैं, यानी यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग पर लेब्राडोर जो आ रही है ये तापमान को कमी करती है, और ये जो गल्फ स्ट्रीम जा रही है ये तापमान में क्या करती है, बढ़ोतरी करती है। तो महासागरीय धाराएं भी क्या करती है, महासागरीय तापमान में क्या करती है, कमी लाती है या वृद्धि करती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा फैक्टर पढ़ें अपने, स्थल व जल का असमान वितरण। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, यानी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका लैंड और सी का। देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता व जल, देखो उत्तरी गोलार्ध में स्थल की क्या मिलती है अपनी अधिकता व जल की कमी, यानी वहां पर लैंड पोर्शन क्या है, जो लैंड पोर्शन क्या है
वहाँ पर हाई, और जो एंड वाटर पोर्शन, जो वाटर पोर्शन है, पोर्शन क्या है, लो। तो लैंड पोर्शन ज़्यादा है और वाटर पोर्शन क्या है, कम है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक तापमान पाया जाता है। देखो जो नदन हेमोस्फीयर है वहाँ पर क्या है, स्थल की अधिकता है और जल में कमी है, और जो सदर्न हेमोस्फीयर है वाटर पोर्शन क्या है, ज़्यादा। आपको मैंने पहले ये भी बताया कि स्थल और जल की क्या विशेषता होती है। स्थल और जल की क्या, स्थल क्या होते हैं, जल्दी तो क्या हो जाते हैं, गर्म, और क्या हो जाते हैं, जल्दी ही क्या हो जाते हैं, ठंडे, यानी क्विकली क्या हो जाते हैं, हॉट, और क्विकली क्या हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं। और जल की क्या विशेषता है, देरी से तो क्या होता है, गर्म होते हैं, और देरी से क्या होते हैं, ये ठंडे होते हैं। देरी से गर्म होने, यानी लेट तो क्या होते हैं, ये हॉट होते हैं, और लेट ही क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं। ये किसके, वाटर पोर्शन ही। तो स्थल ज़्यादा होगा तो जल्दी गर्म होगा, तो पूरा जो तापमान बढ़ जाएगा कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में, और जल भाग दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा है तो धीरे गर्म होता है, तो इसलिए तापमान में क्या होती है, कमी। तो अपने ये भी लिख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता होने के कारण और जल की कमी होने के कारण, यानी तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा, यानी सदर्न हेमोस्फीयर के कंपेयर ऑफ सदर्न हेमोस्फीयर, हाई टेम्परेचर इन कौन सा, नदर्न हेमोस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में तापमान क्या मिलता है, अपने को ज़्यादा मिलता है। तो स्थल और जल यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, ये भी क्या करता है, इफेक्ट करता है किसको, ओशनिक टेम्परेचर को। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रचलित पवनी, 4 नंबर पर देखो, प्रचलित पवनी यानी जो विंड्स हैं, यानी जो विंड्स भी क्या करती है, इफेक्ट करती है किसको, ओशनिक टेम्परेचर को। देखिए कैसे इफेक्ट करती है। सबसे पहले बात करते हैं अपनी व्यापारिक पवनी। व्यापारिक पवनी महासागरों के पूर्वी भागों पर तापमान में कमी तथा पश्चिमी भागों में तापमान में वृद्धि करती है। कमी करती है, कैसे कमी करती है, देखिए इधर जिसने विंड वाला चैप्टर अच्छे से किया हुआ है, स्थायी पवनें वगैरह, उनके बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा ये वाला। ये देखिए ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री लानी, कौन सी, इक्वेटर जो लाइन है। अब 30 से जो 35 डिग्री अक्षांशों से यहाँ से पवनें चलती हैं, कौन सी पवनी, पछुआ पवनी। अब पछुआ तो ये क्या है, महासागर, ये कौन सा, ये सारा क्या है, महासागर, ये अंटार्कटिक महासागर है। अब यहाँ से पवनें चलती इस प्रकार से, अब ये पवनी इस प्रकार से चलते हैं, कौन सी, ये अपनी व्यापारिक पवनी। और व्यापारिक पवनी कहाँ से, ये पूरा समुद्र है, समुद्र का ये वाला पार्ट कौन सा होगा, अपने कहेंगे ईस्टर्न वाला पार्ट, और ये कौन सा होगा, वेस्टर्न वाला पार्ट। लेकिन कॉन्टिनेंट का तो वेस्टर्न है, सॉरी कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न है, लेकिन ओशन का कौन सा है, वेस्टर्न।
यानी महासागरों का पश्चिमी भाग है और महाद्वीपों का ये वाला भाग होना पूर्वी भाग। अपने बात करें महासागरों के पूर्वी भागों पर, पूर्वी भागों से चलेगी ये पवनी, यहाँ पर जब ये पवनी चलेगी तो चलेगी यहाँ पर तापमान क्या होगा, कमी करेगी और जो पश्चिमी भागों में यहाँ पर तापमान लाकर क्या कर देगी, यहाँ पर वृद्धि कर दी। तो पछुआ पवने जो व्यापारिक पवने यानी जो कौन सी पवने, इनको बोला जाता है ट्रेड विंड यानी जो वेस्टर्न कोस्टल से तो क्या कहते हैं टेम्परेचर डिक्लाइन करती है और ईस्टर्न कोस्टल पर टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करती है। यहाँ पर लिख सकते हैं जो क्या होगा, वेस्टर्न कोस्टल होगा, कोस्टल यहाँ पर तो टेम्परेचर क्या करेगी, ये इंक्रीज करेगी और जो ईस्टर्न कोस्टल होगा, ईस्टर्न कोस्टल यहाँ पर टेम्परेचर क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी। व्यापारिक पवनी, उसके बाद अपनी पछुआ पवनों की बात करते हैं, ये प्रभावित करती है या नहीं करती। पछुआ पवनी जो अपनी है वेस्टर्लीज, पछुआ पवने महासागरों के पूर्वी भागों पर तापमान में वृद्धि तथा पश्चिमी भागों पर तापमान में कमी करती है। यानी जस्ट उसका क्या हो गया, उल्टा हो गया कि जो वेस्टर्लीज और वेस्टर्लीज की जो डायरेक्शन क्या होगी, इसको यहाँ अपने डिनोट कर लेते हैं, इनका डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। देखिए इधर ये इक्वेटर लाइन। अब जो पछुआ पवनें चलती है वो कहाँ से चलती है, 60 से लेकर अपने जो 35 डिग्री के सांसें हैं, अब यहाँ से इस प्रकार से चलेगी, अब यहाँ से ऐसे चल रही ये पवनें। तो महासागर का ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ईस्टर्न वाला पार्ट। ईस्टर्न वाले पार्ट में टेम्परेचर इंक्रीज करेगी और वेस्टर्न वाले पार्ट में डिक्रीज करेगी। इसी का यही बात होगा, ये भी ऐसे चलेगी, अब ये भी चलेगी तो इधर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो दोनों बता दिया कि व्यापारिक पवनें और जो पछुआ पवनें भी महासागरीय तापमान में क्या करती है, कमी करती है या वृद्धि करती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपने 5 नंबर देखें, लवणता, सैलिनिटी अपने को इफेक्ट करती है नहीं करती। देखो जहाँ जहाँ सैलिनिटी ज़्यादा होगी, जहाँ जहाँ क्या होगा, लवणता ज़्यादा होगी, वहाँ पर क्या होगा, तापमान भी क्या होगा, यानी लवण वाला जो जल है तापमान अधिक प्राप्ति करेगा, यानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर देगा। जो कम लवणता वाला जल होगा वहाँ पर तापमान में क्या होगा, कम प्राप्त करेगा। तो देखिए इसको, अधिक लवणता वाला जल अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कम लवणता वाला जल कम ऊष्मा प्राप्त करता है। यानी जो हाई सैलिनिटी वाला वाटर होगा, देखिए
जो हाई सैलिनिटी जो वाटर होगा, हाई टेम्परेचर एब्जॉर्ब, और जो क्या होगा लो सैलिनिटी जो वाटर होगा वो क्या कहेगा लो टेम्परेचर एब्जॉर्ब। ये भी अपने को ध्यान रखना है, ये लवणता भी क्या करते हैं प्रभावित। अब अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे कि महासागरीय तापमान का वितरण। एक तो अपने पढ़ेंगे हॉरिजेंटल यानी अपने क्षैतिज वितरण, एक पढ़ेंगे अपने वर्टिकल यानी जो लंबवत वितरण या गहराई के आधार पर महासागरीय तापमान का वितरण। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। महासागरीय तापमान का वितरण। ओशनिक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ओशनिक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिए, ध्यान देना बच्चों। लिख सकते हैं अपने अक्षांश व गहराई बढ़ने पर, दोनों एक साथ लिख रहा हूं, अक्षांश और गहराई बढ़ने पर महासागरीय तापमान में कमी आती है। यानी अगर क्या हो रहा है लैटिट्यूड और जो डेप्थ दोनों अगर क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो टेम्परेचर, ओशनिक टेम्परेचर हमेशा क्या होगा कम होगा। ओशनिक टेम्परेचर क्या होगा कम होगा। देखो कैसे कम होगा, ये अर्थ है, इस अर्थ में यहाँ से इक्वेटर लाइन से जैसे जैसे अपने पोलर की ओर जाएंगे, ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा साउथ पोल, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें क्या पहुँचेगी कम मिलेगी, तो तापमान क्या होगा कम होगा। अगर महासागरीय सतह से सरफेस यानी जो सतह से अगर अपने को क्या करना है डेप्थ में जाना है, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो भी तापमान में क्या आएगी कमी आएगी, तापमान में क्या आएगी कमी। तो अपने दो प्रकार से अपने पढ़ सकते हैं, एक तो अपने इक्वेटर लाइन से पोलर एरिया की ओर, इसको बोलेंगे क्षैतिज वितरण, और अपने धरातल से अगर गहराई पर जा रहे हैं इसको बोलेंगे लंबवत वितरण या गहराई के आधार पर वितरण। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहीं पर लिख लेते हैं एक बात, महासागरीय तापमान के वितरण को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है, एक तो क्या होगा क्षैतिज वितरण, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा पढ़ेंगे अपने ऊर्ध्वाधर वितरण, इसको कहें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट अपने बात करेंगे क्षैतिज वितरण की, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक नंबर पर हेडिंग डालें लंबवत वितरण। लंबवत वितरण
इसी को अपने बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। इसी को अपने बोल सकते हैं गहराई, इसी को बोल सकते हैं अपने वर्टिकल, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। महासागरीय सतह से गहराई की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। यानी जैसे जैसे अपने सरफेस से डेप्थ में जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। देखो इधर, ये महासागरीय सतह, सतह पर तापमान अपने को क्या मिलेगा, ज़्यादा। सागरीय जो ऊपरी सतह, यहाँ पर जो टेम्परेचर क्या मिलेगा अपने को, हाई मिलेगा, तापमान अधिक मिलेगा। और यहाँ पर अपने जैसे जैसे गहराई की ओर जाते जाएंगे, मान लीजिए ये गहराई पर आ गई, ये वाला जगह, सागरीय जो निचली सतह, निचली सतह, यहाँ पर तापमान क्या मिलेगा, कम मिलेगा। यानी जो 90% जल है तो ये इतना है, ये वाला 90% जो जल है वो ये वाला जल है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो यहाँ पर जो ऊपरी सतह पर जल का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कम। अब ये वाला जो पोर्शन कहलाता है बीच वाला, इसको बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। यानी इसका जो तापमान ये लगभग कितना होगा, 500 से लेकर 1000 मीटर, 500 मीटर से लेकर लगभग 1000 मीटर। ये एनसीईआरटी कह रही है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो 500 से लेकर 1000 जो अपने आज तक पढ़ते हैं वो 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर पढ़ते हैं। लेकिन 11th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है वो कह रही है 500 से लेकर जो 1000 मीटर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो क्या है, इस वाली परत को बोलते हैं थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन, इस वाली परतों को बोलते हैं थर्मोक्लाइन, यानी ताप संक्रमण क्षेत्र। ताप संक्रमण क्षेत्र ये थर्मोक्लाइन। सीधा क्वेश्चन आएगा, थर्मोक्लाइन परत की डेप्थ कितनी है, 500 से लेकर 1000। अब होता क्या है इस संक्रमण क्षेत्र में, महासागरीय तापमान में तेजी से कमी, महासागरीय तापमान में तीव्रता से गिरावट आती है। तीव्रता से क्या आती है, गिरावट, यानी रैपिडली डिक्लाइन ऑफ ओशनिक टेम्परेचर। रैपिडली डिक्लाइन ऑफ ओशनिक टेम्परेचर, यानी ओशनिक टेम्परेचर रैपिडली क्या होता है, डिक्लाइन। इसी को क्या बोला जाता है, थर्मोक्लाइन परत, यानी ताप संक्रमण क्षेत्र 500 से 1000 मीटर। आपको ये भी मिल जाएगा, यहाँ पर 300 मीटर से भी 1000 मीटर भी मिल जाएगा। अब इसको ऑन द डायग्राम समझ लेते हैं। देखिए इधर, ये यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर तापमान लेते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 के बाद अपने 16, यहाँ पर 20, यहाँ पर 24 और 24 के बाद यहाँ पर अपने 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अब यहाँ से अपने गहराई की बात करें, ये वाली जो गहराई, ये लगभग 500 मीटर, ये 1000 मीटर, ये लगभग 1500 मीटर, यहाँ पर 2000 मीटर, ये लगभग 2500 मीटर और ये लगभग 3000 मीटर। ये तो गहराई, डेप्थ, और ये क्या है, टेम्परेचर, तापमान।
अब देखिए लगभग 500 मीटर यानी लगभग 100 से लेकर अपनी 400 किलोमीटर तक तापमान क्या बना रहता है, इक्वल सा बना रहता है। ये वाला जो तापमान यहाँ से मान लीजिए, ये वाला तापमान यहाँ से लगभग तापमान क्या रहेगा, इक्वल सा रहेगा, इक्वल सा रहेगा। अब जब ये परत 500 से जैसे ही ये ना आती तो यहाँ पर तीव्रता से क्या आती है, गिरावट, क्या आती है, गिरावट। इस प्रकार से ये बात स्थिर, इसी को बोला जाता है थर्मोक्लाइन। देखो यहाँ से क्या रहेगा, तापमान लगभग समान रहेगा, और जैसे जैसे अपने गहराई से 500 से जैसे ही अपने आएंगे 1000 मिनट, यहाँ पर तापमान देखो तीव्रता से कमी आ रही है, 24, 20, 16, 15, 18, 4 यहाँ तक तापमान रहेगा। तो ये वाला परत को क्या बोलेंगे, थर्मोक्लाइन लेयर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने और भी बात करते हैं। देखो 200 मीटर की गहराई पर तापमान क्या आता है, 200 मीटर के बाद अपने लें 400 मीटर, 400 मीटर, और अपने गहराई पर बढ़े 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर के बाद अपने 2000 मीटर, 2000 मीटर से अपने 3000 मीटर, और 3000 मीटर से अपने देखें 4000 मीटर। अपने को इस बात का पता है कि गहराई के अनुसार तापमान में क्या आती है, कमी आती है। लगभग 200 मीटर की गहराई पर ये तापमान कम होकर कितना हो जाता है, 15.9 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे अपने 400 मीटर की गहराई पर जाएंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। जैसे अपने 1000 मीटर की गहराई पर जाएंगे यहाँ पर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर लगभग 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 1 पॉइंट में 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर 1 पॉइंट में कितना, 7 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से क्या आती है, कमी आती है। तो देखो 200 मीटर गहराई पर 15.9 डिग्री सेंटीग्रेड, और 400 मीटर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1000 मीटर पर 4.5। जैसे जैसे गहराई पर जाएंगे तापमान में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। तो ये लंबवत वितरण अपना कंप्लीट हो गया। अब अपने पढ़ रहे हैं क्षैतिज वितरण। स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा पढ़ रहे हैं अपने तापमान का क्षैतिज वितरण। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशनिक टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपने ओशनिक टेम्परेचर की बात करें। देखो जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरीय जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी जो ट्रॉपिकल जोन है वहां पर जो ओशनिक टेम्परेचर होगा लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे जैसे क्या होंगी, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, जैसे जैसे कहा ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है।
कारण आपको पता ही है, कारण क्या होगा, सूर्य ताप में क्या आती है, कमी। तो अपने कह सकते हैं इन द ट्रॉपिकल जोन एवरेज टेम्परेचर ऑफ ओशनिक सरफेस 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टू इक्वेटर लाइन टू पोलर रीजन कम देन टेम्परेचर विल बी लो, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंसोलेशन। इंसोलेशन में क्या आती है, कमी आती है। तो अपने क्रूमेल के अनुसार एक वर्गीकरण दिया है, क्रूमेल के अनुसार, ये अपने पढ़े क्रूमेल के अनुसार। क्रूमेल क्या कहता है, ये कहता है कि प्रशांत महासागर की जो सतह का तापमान लगभग 19 पॉइंट में 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। किसके अकॉर्डिंग, क्रूमेल के अनुसार। प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर की सतह का जो औसत तापमान है, लगभग 16 पॉइंट में 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये किसके अकॉर्डिंग पढ़े अपने, क्रूमेल के। अब बच गया अपना हिंद महासागर सागर की सतह का जो औसत तापमान है 17 पॉइंट में 03 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया। भी ट्रॉपिकल जोन के अंदर कहाँ रहते हैं, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और जैसे जैसे अपने ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे, जैसे जैसे कहाँ जाते जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे, टेम्परेचर में कमी होगी, तापमान में क्या होगी, कमी होगी, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सन क्या करता है, वर्टिकल शाइन करता है। तो ये अपना क्षैतिज वितरण और जो ऊर्ध्वाधर वितरण कंप्लीट हो गया। तो महासागरीय जो तापमान था, ये अपना टॉपिक फिनिश हो गया। थैंक यू स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में बांटिए। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।